Welcome to the channel Ghazala Khan with Psychology Exam. I am going to discuss about June 2023 latest paper पार्ट 1। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जो कि हमारा लेटेस्ट है, इसी बार हुआ है 2023 वाला, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाई वन। ओके, आज हम इसके पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चंस हम लेके आए हुए हैं। ओके, देखते हैं वो क्वेश्चंस। जी, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं पार्ट 2, जो सब्जेक्ट पेपर जो है हमारा साइकोलॉजी, उसका हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम का इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पैनिक डिसऑर्डर क्या है, मैनिक डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया एंड एडीएचडी, ये क्या होता है। यहाँ पे हम देखें कि मैनिक डिसऑर्डर क्या है। मैनिक डिसऑर्डर, जैसे कि यहाँ इसमें है कि मैनिक डिसऑर्डर, और दूसरी तरफ लिखा है फ्रंटल स्टेटियल रीजन ऑफ द ब्रेन इम्प्लीमेंशन। पैनिक डिसऑर्डर एलिबलेटिव एक्सपेंसिव मूड एंड इंक्रीज एनर्जी, एंड सिजोफेनिया हाइटेड अवेयरनेस इमोशन एंड स्पेसिफिक स्टूमली। अगर हम यहाँ पे मैच करें तो मैनिक डिसऑर्डर क्या होता है। मैनिक डिसऑर्डर सबसे पहले तो मैनिक डिसऑर्डर आएगा एलिवेटेड एक्सटेंसिव एंड मूड इंक्रीज एनर्जी। इसमें क्या होता है, हम इंक्रीज करते हैं एनर्जी। पहले का ए का दूसरा यहाँ पे आ जाता है, ए का दूसरा यहाँ पे आएगा। देन इसके बाद आएगा पैनिक डिसऑर्डर क्या है, हाइटेड अवेयरनेस ऑफ इमोशन एंड स्पेसिफिक स्टूमली। जब स्पेसिफिक स्टूमली होते हैं तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा हाइटेड अवेयरनेस हो जाते हैं। पैनिक डिसऑर्डर ये है। देन इसके बाद आता है पैनिक डिसऑर्डर का ये हो जाता है तीसरा। देन सिजोफ्रेनिया में क्या है, सिजोफ्रेनिया का चौथा है कि डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड इनकोहेरेंट स्पीच आता है। देन इसके बाद डी बसता है एडीएचडी। ये हो जाता है फ्रंटल स्टेटियल रीजन ऑफ द ब्रेन इम्प्लीकेशन। इसका क्वेश्चंस का आंसर है फर्स्ट इसका क्वेश्चंस का आंसर है। ओके, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें। यहाँ पे मैनिक डिसऑर्डर, अब मैनिक डिसऑर्डर क्या कहलाता है। मेनिया इज अ कंडीशन इन विच यू हैव पीरियड ऑफ एबनॉर्मल एलिबलेटेड एक्सट्रीम चेंज इन द मूड और इमोशन। एक्सट्रीम चेंज होता है हमारे मूड एंड इमोशन में, एनर्जी लेवल और एक्टिविटी लेवल। दिस हाईली एनर्जी लेवल, फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी एंड बिहेवियर मस्ट बी चेंज फ्रॉम अ यूजुअल सेल्फ एंड बी नोटिसेबल बाय द अदर। मेनिया में क्या होता है बेसिकली कि इसमें एकदम से मूड एंड इमोशंस जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएंगे, एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएंगे। एनर्जी का जो लेवल होगा वो हाई लेवल का होगा। इतनी एनर्जी हमने उस बंदे में कभी देखी नहीं होगी। जब वो मेनिया की कंडीशन में होता है तो उसकी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। देन इसके बाद फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी भी उसकी बहुत ही ज़्यादा चलती है उस बेस पे, जो कि हम अदर लोग नोटिस भी करते हैं ये सारी चीज़ें। मूड में चेंजेस आ जाते हैं। सडन इंक्रीज इन एनर्जी एक्टिविटी, सडनली इंक्रीज हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा वो एक्टिविटी करते हैं, चुप तो बैठ ही नहीं सकते। ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर कुछ आत्मा आ गई हो, जो कि पुरानी लैंग्वेज में बोलते थे। देन रैपिड स्पीच, एकदम से बोलते जाएंगे। रैपिड स्पीच, द डिफिकल्ट इम्पॉसिबल टू इंटरप्ट, इतनी जल्दी जल्दी स्पीच बोलते हैं कि उन्हें समझना इम्पॉसिबल हो जाता है। एम्पायर जजमेंट, उनकी जजमेंट भी एम्पायर होती है। देन इसके बाद फ्लाइटली थॉट और इमोशन जंप फ्रॉम द टॉपिक टू द टॉपिक। इनका क्या होता है कि वो एक टॉपिक यहाँ बोला, फिर दूसरा नेक्स्ट उससे अनरिलेटेड टॉपिक पे पहुंच जाते हैं, जो कि पता ही नहीं होता है। इसमें ये क्या है, हाउएवर व्हाइल द बाइपोलर डिसऑर्डर ऑफ इन कोज मेनिया, जब बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो मेनिया ही होता है। मेनिया में क्या है, सडनली एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं। मूड, इमोशंस, एनर्जी का लेवल, चाहे वो फिजिकल हो एंड मेंटल एक्टिविटी हो, ये सारी चीज़ें हमारी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती हैं। ओके, इसमें अगर हम देखें यहाँ पे जो हमने मेनिया में यहाँ लगाया था कि मेनिया का था पहले का था दूसरा एलिबलेटेड एक्सटेंसिव मूड एंड इंक्रीज एनर्जी। ये यहाँ पे सही हो जाता है। देन इसके बाद आ जाता है पैनिक डिसऑर्डर। अब पैनिक डिसऑर्डर को हम यहाँ पे देखें कि पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है।
So is where you have recurring and regular panic attack often for no apparent reason. इसमें क्या होता है, रेगुलर हमें रेगुलर जो पेशेंट होता है उसको पैनिक अटैक आता है विदाउट कुछ उसकी रीज़न, मीन्स कि उसकी जो भी फिजिकल कंडीशन देखी, मेडिकल कंडीशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको पैनिक अटैक आता है एकदम से, वो सडनली टेंशन में आते हैं और टेंशन के साथ साथ एंजाइटी होती है और वो पैनिक अटैक उन्हें होने लगता है. सो एवरीवन एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ एंजाइटी. हर एक इंसान है जो फील करता है एंजाइटी को. एंड पैनिक एट अ सर्टेन टाइम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. सो इट्स अ नॉर्मल नेचुरल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल एंड एडवेंचर सिचुएशंस. सो इसमें क्या है कि एवरीवन, जो भी हम सब हैं, उनको कभी ना कभी एंजाइटी हुई होगी. सो पैनिक एट सर्टेन टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. सो इट्स ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो हर एक इंसान को होता है. बट पैनिक अटैक में क्या होगा, हाउएवर फॉर समवन विथ पैनिक डिसऑर्डर, जो पैनिक डिसऑर्डर वाला बंदा होगा, फीलिंग ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड पैनिक ऑकर रेगुलर एंड एनी टाइम. मतलब इनको क्या होता है कि जो पैनिक डिसऑर्डर वाले बंदे होते हैं उनको फीलिंग एंजाइटी होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, और ये कभी भी रेगुलरली एनी टाइम कभी भी इनको पैनिक अटैक आ जाता है. उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पैनिक डिसऑर्डर, कि सडनली आ जाता है, रेगुलर आता ही रहता है. तो ये हो जाता है हमारा पैनिक डिसऑर्डर. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. सो यहाँ हम देखें पैनिक डिसऑर्डर में हमने क्या लगाया था, पहले का हम तीसरा लगाया था कि हाइटेड अवेयरनेस ऑफ इमोशन एंड स्पेसिफिक स्टूमली, एकदम से अवेयर हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा सडनली इमोशन एंड स्पेसिफिक स्टूमली, बहुत ही ज़्यादा हाइटेड अवेयर हो जाते हैं. ओके, देन इसके बाद फिर हम यहाँ पे देखें सिजोफ्रेनिया. देन आता है सिजोफ्रेनिया. सिजोफ्रेनिया क्या है, सिजोफ्रेनिया इज अ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर विच इज कैरेक्टराइज बाय द वाइड रेंज ऑफ यूजुअल बिहेवियर. हियरिंग वॉइस, इसमें हमें वॉइस सुनाई देती है कि हेलुसिनेशन होता है, एंड डिस्टोरेटेड और फॉल्स परसेप्शन, विजरी बिलीफ. सो इसमें क्या है, जो सिजोफ्रेनिया होता है ये सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है. ये 2% से कम कि पेशेंट ही इसमें सही हो पाते हैं. बहुत ही ज़्यादा सीवियर ये डिसऑर्डर है. सो इसमें हेलुसिनेशन होगा, डिल्यूजन होगा, विजरी बिलीफ होगा. सो दे आर अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेटिव इवेंट. इसमें इनमें क्या होता है कि हम रियलिटी और इमेजिनेटिव इवेंट में हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते जो पेशेंट होता है. दिस अनयूजुअल एक्सपीरियंस सीम्स रियल टू द पर्सन वेयर एज अदर एज्यूम दैट पर्सन इज लॉस्ट ऑफ ओन वर्ल्ड. मतलब वो अपने वर्ल्ड में पूरी की पूरा लॉस्ट हो जाता, खो जाता है. कभी उसे कोई वॉइस सुनाई देती है तो कभी वो अपने आप को भगवान समझने लगता है. बहुत ही ये सीवियर कंडीशन होती है. इसके सिम्टम्स क्या है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच. सो यहाँ पे हमने जो देखा था, यहाँ पे सिजोफ्रेनिया का हमने लगाया था, ये है, देखिए सेम टू सेम है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच. सो ये होता क्या है, इसको हम 1 बाई 1 करके देखें. डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड डिसऑर्गेनाइज स्पीच. सो डिल्यूजन क्या है, डिल्यूजन है रेफर टू द बिलीफ और परसेप्शन दैट नॉट ग्राउंडेड इन द रियलिटी. डिल्यूजन क्या होता है, एक हमारा बिलीफ हो जाएगा, उस पेशेंट का बिलीफ और परसेप्शन जो कि ग्राउंडेड रियलिटी नहीं है, सामने रियल में देखें तो कुछ भी नहीं है, बट उसका अपना एक बिलीफ और अपना एक परसेप्शन बन जाता है. ऑफन कैरेक्टराइज बाय परसिस्टेंस फॉल्स बिलीफ, जिसको हम फॉल्स बिलीफ बोलते हैं. डिस्पाइट एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रेरी, मीन्स की कॉन्ट्रेरी एविडेंस हैं उसके सामने, बट तब भी वो अपना ही बिलीफ, अपना ही परसेप्शंस को कंटिन्यू रखेगा. उसका जो फॉल्स बिलीफ बना हुआ है वो चेंज नहीं हो पाता, बजाय उसके सामने उसके अगेंस्ट में एविडेंस मौजूद है, तब भी वो फॉल्स बिलीफ बनाए रखता है. ओके, सो इट्स अ सिम्टम्स ऑफ इन सर्टेन मेंटल हेल्थ कंडीशन सच एज सिजोफ्रेनिया और डिल्यूजन डिसऑर्डर में ये देखा जाता है. जैसे कि एक डिल्यूजन यहाँ पे हमने रखा हुआ है एग्जाम्पल के फॉर्म में, बाकी तो बहुत सारे डिल्यूजन है, बट यहाँ पे क्या है, ग्रैंडुएस डिल्यूजन, जो कि सिजोफ्रेनिया में काफ़ी देखने को मिलता है कि व्हेन द इंडिविजुअल बिलीव दैट ही और सी एक्सेप्शनल एबिलिटी, वेल्थ और फेम. सो इसमें क्या होता है कि जो सिजोफ्रेनिया जिनमें होता है उनको क्या लगता है, जो ग्रैंडुएस डिल्यूजन होता है उन्हें लगता है कि एक्सेप्शनल एबिलिटी, उनके अंदर कुछ अलग ही एबिलिटी है, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा वेल्थ है, वो बहुत ही ज़्यादा फेम में है. उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी भगवान है उनके लिए एक्सेप्शनल एबिलिटी दी हुई है. सो वो अपने आप को कभी कभी एज अ भगवान भी ट्रीट करने लगते हैं कि हम ही गॉड हैं, हम ही सारी दुनिया को चला रहे हैं. सो इस तरह से इनका फॉल्स बिलीफ बन जाता है, जिसको हम डिल्यूजन बोलते हैं.
देन इसके बाद हम देखें हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस क्या है? आर फॉल्स परसेप्शंस। इसमें उसमें डिल्यूजन में बिलीफ था, इसमें क्या है? हमें परसेप्शंस होता है लाइक एक्सपीरियंस दैट ऑकर विदाउट एक्सटर्नल स्टूमली। कोई बाहर स्टूमलस नहीं है बट हम उस चीज को परसीव कर रहे हैं। जैसे कि कोई आवाज सुनाई दे रही है तो हम बोल रहे हैं कि वहां से कोई आवाज सुनाई दे रही है, और देख अगर रियल में देखो तो वहां से कोई भी आवाज नहीं आ रही। तो इसी बंदे को जो हेलुसिनेशन हो रहा है उसी बंदे को वो चीजें सुनाई दे रही हैं, सो वो ही परसीव कर रहा है। फॉल्स परसेप्शन यहाँ पे होता है। ओके, जैसे कि रस्सी को सांप समझना, सो ये क्या है कि हेलुसिनेशंस हो जाता है। देन इसके बाद है डिसऑर्गेनाइज स्पीच ऑल्सो नोन एज थॉट डिसऑर्डर, जिसको हम थॉट डिसऑर्डर भी बोलते हैं, इज अ सिम्टम्स ऑफन सीन इन कंडीशन लाइक सिजोफेनिया में ये होता है डिसऑर्गेनाइज स्पीच। इट इन्वॉल्व डिफिकल्टी ऑर्गेनाइज द थॉट। इसमें क्या हो जाता है? डिफिकल्ट होता है, हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थॉट को। एंड कम्युनिकेट कोहेरेंटली, कम्युनिकेशन जो है वो कोहेरेंटली होता है, तो इन लोगों का नहीं हो पाता। लीडिंग टू अ स्पीच दैट मे बी इनकोहेरेंट, लीड करते हैं स्पीच को इनकोहेरेंट फॉर्म में। एंड फ्रेगमेंटेड एंड टेंजिनेंशियल फॉर्म में ये होता है। मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो उनका जो स्पीच का लेवल है, स्पीच जो है वो सही से नहीं हो पाता, वो ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाते थॉट को। जिस कोहेरेंट फॉर्म में बोलना है, एक के बाद एक जो सेंटेंस लगाना है वो नहीं लगा पाते, लीड नहीं कर पाते कि कभी ये बोल रहे हैं तो कभी कुछ और बोलने लगे। जिस टॉपिक पे बात चल रही है उसको हटा के वो कुछ और ही बोलने लगते हैं। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या है, एक डॉक्टर है, हैव यू हैव एनी ट्रबलिंग स्लीपिंग लेटली। सो वो पूछ रहा है कि आप लेट सोते हो तो कौन कौन सी चीज़ें प्रॉब्लम होती है जब आप स्लीप करते हो, क्या क्या चीज़ आपको ट्रबल करती है। सो पेशेंट जिसमें डिसऑर्गेनाइज स्पीच होगा तो वो क्या बोलेगा? आई यूजली स्लीप इन माई बेड, कि हम पहले तो बेड पे सोते हैं बट नाउ आई एम स्लीप इन सोफा, बट अभी आजकल हम सोफा पे सो रहे हैं। सो उसने वो रीज़न नहीं बताया कि आप जब स्लीपिंग में होते हैं या आप सोते हैं तब कौन सी चीज़ें आपको ट्रबल करती हैं। सो उसने ये ना बता के उसने बोल दिया कि पहले तो हम बेड पे सोते थे अब हम सोफे पे सो रहे हैं। सो वो उस तरीके से लीड ही नहीं कर पाते स्पीच को। आई होप ये क्लियर होगा। सो यहाँ हम देखें कि यहाँ पे इस क्वेश्चंस में डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड कोहेरेंट स्पीच, ये आपको आई होप क्लियर होगा। देन इसके बाद आ जाता है एडीएसडी, जो कि फ्रंटल स्टेटियल रीजन ऑफ द ब्रेन इम्प्लीकेशन। ये क्यों है एडीएसडी? बिकॉज ऑफ दैट ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर आता है, और जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर है वो ब्रेन से रिलेटेड होता है। सो इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे है। आई होप ये क्लियर होगा। सो मैनिक डिसऑर्डर में क्या है? हाइटेड एक्सटेंसिव मूड, इंक्रीज एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा हम एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाते हैं, चाहे मूड हो चाहे एनर्जी का लेवल हो। देन पैनिक अटैक में क्या है? हाइटेड अवेयरनेस इमोशन स्पेसिफिक स्टूमली, कोई भी स्पेसिफिक स्टूमली आया सामने तो हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में हो गए, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और पैनिक अटैक आ गया। सो ये कभी भी आ जाता है। देन इसके बाद सिजोफेनिया, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड कोहेरेंट स्पीच। देन एडीएसडी, फ्रंटो स्टेटियल रीजन ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन से रिलेटेड। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला आंसर सही है। ओके, सो एडीएसडी और हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या होता है। सो एडीएसडी क्या है? एडीएसडी डिसऑर्डर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जो कि हमने अभी बोला है, ऑफ द चाइल्डहुड। ही चाइल्डहुड डिसऑर्डर है। इट इज़ यूजली फर्स्ट डायग्नोज चाइल्डहुड ऑफन लास्ट इनटू अ एडल्ट। सो ये चाइल्डहुड में ही डायग्नोज हो जाता है। सो चिल्ड्रन विद एडीएसडी विथ ट्रबलिंग पेइंग अटेंशन, ये पे नहीं कर पाते अटेंशन, कंट्रोल इम्पल्सिविटी, कंट्रोल नहीं कर पाती इम्पल्सिविटी बिहेवियर में, एक्ट विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट विल बी, वो एक्ट कर जाते हैं विदाउट थिंकिंग कि उनका क्या रिजल्ट होगा, वो ये बिहेवियर कर रहे हैं तो क्या होगा, उन्हें ये कुछ नहीं पता रहता, वो बस बिहेवियर कर जाते हैं। और ओवरली एक्टिव, और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एक यहाँ अगर वो रूम में है तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ से वहाँ होते रहेंगे, अटेंशन नहीं एक जगह पे लगा पाएंगे। सो ये होता है एडीएसडी, जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। एडिशन ऑफ जेनेटिक साइंटिस्ट आर स्टडी अदर पॉसिबल कॉज एंड रिस्क फैक्टर, क्या क्या चीज़ें हैं जो एडीएसडी का कारण बनती है, जैसे कि ब्रेन इंजरी, जो कि हमारे क्वेश्चंस में भी था ब्रेन। सो वहाँ पे ब्रेन को देख के हम सीधे लगा देते कि एडीएसडी है। सो ब्रेन इंजरी, एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल रिस्क, जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एट द यंग एज, या तो यंग एज में हो गया या फिर देर से हुआ प्रेगनेंसी। सो प्रेग्नेंट है तब डेवलप इन्वायरमेंटल रिस्क क्या क्या उसने देखे हैं। देन एल्कोहल, तंबाकू प्रेगनेंसी के टाइम लिया है। देन इमेच्योर डिलीवरी, देन लो बर्थ वेट।
वेट। सो ये कि जब बर्थ हुआ उसका तो उसका बहुत ही कम वेट था। प्रीमेच्योर डिलीवरी क्या है कि डिलीवरी 9 मंथ में होती है तो वो 7 मंथ में हो गई या 8 में हो गई, तो ये प्रीमेच्योर डिलीवरी। देन ब्रेन इंजरी हो गई, सो इसकी वजह से ये ADHD हो जाता है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि ये वाला क्वेश्चन पूरी तरीके से आपको क्लियर होगा। अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन इसके बाद हम क्वेश्चंस 2 देखें। सो इटियोलॉजिकल मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी इंक्लूड। सो इटियोलॉजिकल मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी इंक्लूड मीन्स इटियोलॉजिकल जो मॉडल है साइकोपैथोलॉजी का उसमें क्या क्या इंक्लूड है। सो इसमें क्या है, सबसे पहला है नर्वस सिस्टम, देन सोशल कॉन्फ्लिक्ट, देन इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट एंड लर्निंग डिसफंक्शनल बिहेवियर, देन ये इंटेलिजेंस इन रिलीजियन। सो इसका आंसर्स क्या है, अगर हम यहाँ देखें इटियोलॉजिकल में क्या क्या आता है। सो सबसे पहले हम इसमें एलिमिनेशन मेथड से चलेंगे, मींस कि हम यहाँ पे ऑप्शन से इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो इटियोलॉजिकल मॉडल में जब साइकोपैथोलॉजी में क्या इंक्लूड है, तो सबसे पहले रिलीजन तो इंक्लूड होगा ही नहीं। ओके, सो ये रिलीजन यहाँ पे कट हो जाता है। सो यहाँ से ये हट गया और ई जो है ये हट गया। ओके, ई वाला ये वाला हट गया। सो ये 4th और ये 2 वाला ये दोनों हट गए यहाँ से। फिर अब है ABC, मतलब फर्स्ट और 3 में कौन सा आएगा। सो इसमें क्या एटियोलॉजिकल मॉडल में क्या है, नर्वस सिस्टम गोइंग अ वेरी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, देन इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट एंड लर्निंग डिसफंक्शन बिहेवियर। सो यहाँ पे बी वाला ऑप्शंस भी कट हो जाता है। कैसे, बिकॉज सोशल कॉन्फ्लिक्ट, कि कोई भी चीज़ है वो हमारे सोशल में चल रही है, उसका हमारे ऊपर अभी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो सिंपली सोशल में वो हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले नर्वस सिस्टम गोइंग अवे। सो बी भी हट जाता है ये, तो ये बचता है 3। सो ये 3 वाला ऑप्शंस यहाँ पे सही हो जाता है, ACD। सो ए क्या है, नर्वस सिस्टम गोइंग अवे, नर्वस सिस्टम इसमें इंक्लूड है। देन इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट, अब क्या है कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे तो हमारे ऊपर कुछ नहीं असर हो रहा, बट जब इंट्रासाइकिक मीन्स हमारे अंदर जब कुछ चीज़ें होने लगेंगी, हमारे अंदर एक इंडिविजुअल के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो ऑब्वियस है पैथोलॉजी लीड होगी, पैथोलॉजी हमारे अंदर आएगी। सो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से है। देन इसके बाद है लर्निंग डिसफंक्शनल बिहेवियर, जब हम लर्न करेंगे डिसफंक्शनल बिहेवियर मीन्स हमारी लर्निंग अगर नेगेटिव फॉर्म में है, अगर हम कुछ गलत सीख रहे हैं, डिसफंक्शनल बिहेवियर कर रहे हैं लर्निंग में, तो ये आ जाता है साइकोपैथोलॉजी। ऑब्वियस है कि वो पैथोलॉजी डेवलप होगी। सो इसमें क्या आ जाता है, 3 वाला ऑप्शन सही हो जाता है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट और रिलीजियन वैसे ही कट हो जाता है। सो इसको अब हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि ये होता क्या है। So etiological model of psychology focus to understand the cause or origin the mental disorder means etiological model psychopathology focus करता है कि कौन कौन सी cause है जो कि mental disorder origin करती हैं। So it consists factor the genetic, जैसे कि genetic है, environment, biological, psychological experience and social interactions, जो the development psychological disorder हो जाते हैं। So इसमें सारी चीज़ों का इंटरप्ले है, मींस जेनेटिक भी है, एनवायरनमेंट भी है, बायोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, सारी चीज़ें हैं। सो दीज मॉडल हेल्प रिसर्चर एंड क्लिनिशियन बेटर ओवर कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले विथ फैक्टर कंट्रीब्यूट मेंटल health issues. So absolutely the etiological model of psychopathology often consists factor like a disturbed nervous system, intrapsychic conflict and learning dysfunctional behavior as a contribute to development psychological disorder. So जो हमने ये 3 यहाँ पे देखे थे, ये नर्वस सिस्टम, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट एंड लर्निंग डिसफंक्शनल बिहेवियर, सो यहाँ पे भी हैं ये कि यही कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ओरिजिन करने के लिए। सो 1 बाय 1 करके देखते हैं कि ये क्या है। सो नर्वस सिस्टम गोइंग अवे, सो दीज एस्पेक्ट फोकस द रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। सो ऑब्वियस है नर्वस सिस्टम की बात हुई तो पूरे ब्रेन की बात होगी, यहाँ पे ब्रेन की बात होगी, ब्रेन की यहाँ पे बात होगी। सो यहाँ क्या है, दीज एस्पेक्ट फोकस द रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम इन द डेवलपमेंट ऑफ साइकोपैथोलॉजी। इट इंक्लूड एबनॉर्मेलिटी इन ब्रेन स्ट्रक्चर, न्यूरोट्रांसमीटर एंड इम्बैलेंस एंड हार्मोनल delusion. For example, contribute like schizophrenia and mood disorder are often associated disturb the neurotransmitters dopamine, जैसे कि
इसमें ये सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं, जैसे कि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तब जाके मूड, कॉग्निशन, बिहेवियर सारे अफेक्ट होते हैं। और अगर हमारे नर्वस सिस्टम में कोई इम्प्लीकेशन है, कोई डैमेज है, तब भी हमारी जो पैथोलॉजी है वो निकल के आती है। देन इसके बाद देखते हैं इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट में क्या है कि दिस रेफर टू inner psychological struggle that arise from conflict, desire, impulse and emotion। अब जब कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं कि हमारी डिज़ायर, इम्पल्स एंड इमोशंस विद इन अ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अंदर डिज़ायर, उसकी इम्पल्स, उसकी इमोशंस में जब कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, सो दीज कॉन्फ्लिक्ट में स्टीम अनरिजॉल्व चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जैसे कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है वो अनरिजॉल्व है, ट्रॉमा वाला है, कल्चर इन्फ्लुएंस, साइको एनालिटिकल थ्योरी जो कि फ्रॉइड ने बताया था कि इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट जब बचपन में चलता है, अनकॉन्शियस फॉर्म में हम कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर ये होने लगते हैं। सो इस वजह से ये पैथोलॉजी निकल के आती है। देन इसके बाद है लर्निंग डिसफंक्शनल बिहेवियर। दिस कंपोनेंट एम्फेसाइज ऑन हाउ एन इंडिविजुअल लर्निंग मेलाडिप्टिव बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न थ्रू द एक्सपीरियंस। सो इसमें क्या है, बेसिकली जब भी हम मेलाडिप्टिव या फिर जो लर्निंग हमारे लिए सही नहीं है, नेगेटिव फॉर्म की है, उसको हम लर्न करेंगे, तो ऑब्वियस है कि उससे पैथोलॉजी अराइज ही होगी। सो यहाँ पे इस वजह से ये वाला क्वेश्चंस का ये आंसर होता है, ओके, कि रिलीजन यहाँ पे कोई भी रोल प्ले नहीं करता। देन सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो कि हमारा सोशल साइकोलॉजी का सीधा सीधा टॉपिक है, सो यहाँ पे ये नहीं आते, बचते हैं ये तीन ऑप्शन, सो ये हो जाता है सही, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं कि व्हाट इज थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट। अब थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट क्या बोलता है कि a behavior that operate on the environment produce consequence, behavior followed by favorable consequence become more like, and the behavior followed by the unfavorable consequences become less likely to occur। learning that certain event occur together, learning certain event में ही together होती है। behavior that occur as a ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुली, और बिहेवियर ऑकर होता है ऑटोमेटिकली। सो इसका सही आंसर हो जाता है क्या, दूसरा इसका सही आंसर हो जाता है कि जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो क्या बोलता है कि बिहेवियर फॉलो बाय फेवरेबल कॉन्सिक्वेंस, जो भी हमारे फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस है, मोर लाइकली दैट बिहेवियर फॉलो, जो भी फेवरेबल कॉन्सिक्वेंस है उसको हम फॉलो करेंगे, जो कि फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं बिकम लेस लाइकली, जो कि हम फॉलो नहीं करते, जो अनफेवरेबल हैं। सो यहाँ पे हो जाता है थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट, ओके। सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखें कि थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग में क्या आ जाता है, द लॉ ऑफ रेडीनेस, द लॉ ऑफ एक्सपीरियंस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट आ जाता है। ये तीन लॉ जो हैं थॉर्नडाइक की, ये बहुत ही ज़्यादा मेन लॉ हैं, इससे हर बार ही क्वेश्चंस आता है। देन इसके बाद ये हमने स्लाइड रखी है कि सबऑर्डिनेट गोल, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ प्रोपोटेंशियल एलिमेंट एंड लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्ट। सो सबऑर्डिनेट लॉ भी ये, बट ये इस वाले लॉ पे हमें फोकस करना है, ओके। सो ये क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट क्या है, जो कि लॉ ऑफ इफेक्ट जो कि हमारे क्वेश्चंस में भी था कि द लॉ ऑफ इफेक्ट दैट स्टेट दैट इट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली प्रोड्यूस अ सेटिस्फाइंग इफेक्ट, दे आर लाइकली टू रिपीट इट। मीन्स कि किसी चीज़ से हम सेटिस्फाइड हैं तो उसको हम रिपीट करेंगे। इफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस एन अनसेटिस्फाइड इफेक्ट, दे आर लाइकली टू अवॉइड, और जो जिससे हम अनसेटिस्फाइड हैं उसको हम अवॉइड करेंगे। सो थॉर्नडाइक ने क्या बोला था लॉ ऑफ इफेक्ट में कि जिस चीज़ से हम सेटिस्फाइड हैं उसको हम रिपीट करते हैं, और जिस चीज़ से हम सेटिस्फाइड नहीं है उसको हम अवॉइड करने लगते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। सो यहाँ पे देखें, अगर हम लॉ ऑफ इफेक्ट की सीधी सीधी डेफिनेशन लिखिए कि बिहेवियर फॉलो बाय फेवरेबल कॉन्सिक्वेंस बिकम मोर, कि जो भी बिहेवियर है जो कि फेवरेबल है वो हम बहुत ही ज़्यादा करेंगे, एंड लाइकली बिहेवियर फॉलो बाय द अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंस बिकम लेस, और जो अनफेवरेबल है उसको हम लेस फॉर्म में ही फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे ये सीधा सीधा आंसर बन जाता है, बाकी सारी चीज़ें गलत हैं।
जो कि अदर वाली थ्योरी से उन्होंने रख दिए हैं। ओके, देन इसके बाद अगर हम देखें लॉ ऑफ इफेक्ट देख लिया। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है कि रिपीटेशन कनेक्शंस ऑफ स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स स्ट्रेंथ दैट कनेक्शन अनलेस द रिस्पॉन्स हैज बी अनसेटिस्फाइड इफेक्ट। मीन्स यहाँ पे क्या है, फ्रिक्वेंटली कनेक्शन जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है एस आर जो कंडीशन है एस आर जो चीज़ है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स इसको हम जितनी बार फ्रिक्वेंटली करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, वो उतना ही स्ट्रेंथ होगा और उसी चीज़ से उतना ही हम सेटिस्फाइड होते चले जाएंगे। मीन्स कि एक्सरसाइज करो, कि रिपीटेशन करो, बार बार चीज़ों को रिवाइज करो ताकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए उस रिस्पॉन्स के लिए। ओके, देन इसके बाद आ जाता है लॉ ऑफ रेडीनेस। द लॉ ऑफ रेडीनेस का सीधा मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म या एक बंदा कितना रेडी है उस चीज़ को करने के लिए। ओके, सो द लॉ ऑफ रेडीनेस स्टेट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट रेडीनेस टू लर्न। मीन्स एस आर कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, एस आर कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है वो कैसे पता चलेगा, जब एक पर्सन रेडी है उस चीज़ को करने के लिए। ओके, सो ये 3 लॉ हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं लॉ से थॉर्नडाइक की थ्योरी से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। सो यहाँ इन शॉर्ट में अगर हम देखें लॉ ऑफ इफेक्ट इमोशनल रिएक्शन ऑफ द लर्निंग। लर्नर का जो इमोशनल रिएक्शंस होता है, मीन्स कैसा कि जो फेवरेबल चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको हम बहुत ही ज़्यादा रिपीट करते हैं, जो अनफेवरेबल चीज़ें हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको हम रिपीट नहीं करते। सो पॉजिटिव आउटकम जो है सो वो रिपीट होगा बिहेवियर, पॉजिटिव आउटकम हुआ तो रिपीट होगा बिहेवियर। उसी तरह से लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या बोलता है, इंक्रीज रिपीटेशन एक्वायर स्किल्स। इंक्रीज होता है रिपीटेशन एक्वायर स्किल्स, जितना हम रिपीटेशन करेंगे उतना ही स्किल्स हमारी उतनी ही निखर के आएगी। सो प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही हम परफेक्ट होते हैं। सो लॉ ऑफ एक्सरसाइज मीन्स सिंपली एक्सरसाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सो उसको लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलते हैं। देन लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या है, फिजिकल मेंटल इमोशनल स्टेट ऑफ लर्निंग। मतलब एक लर्नर है वो फिजिकली मेंटली इमोशनली कितना रेडी है उस चीज़ को करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। ओके, आई होप ये 3 लॉ आपको क्लियर होंगे। देन इसके बाद अगर हम थॉर्नडाइक की एडिशनल लॉ देखें, इससे क्वेश्चंस तो नहीं बनता बट आज की रिसेंट ट्रेंड में हो सकता है वो अजीब व गरीब से क्वेश्चंस डाल देते हैं डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए। सो इससे भी क्वेश्चंस आ जाए तो आपको ये एडिशनल लॉ कि कौन कौन से ये 5 हैं जो कि आपको याद रखना है। हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आ जाए कि थॉर्नडाइक की एडिशनल लॉ में से कौन कौन सा है, यहाँ पे कुछ और ही लॉ वो रख दें कि इनमें से चूज़ करो कि कौन से हैं। तो ये यहाँ क्या है, मल्टीपल रिस्पॉन्स, देन सेट ऑफ एटीट्यूड, प्रोपोटेंसी ऑफ एलिमेंट, रीजंस बाय एनालॉगी, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। सो ये चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। सो मल्टीपल रिस्पॉन्स में क्या है, इन एनी गिवन सिचुएशंस एन इंडिविजुअल माइट रिएक्ट इन वेराइटी ऑफ वे इन द इनिशियल रिएक्शन डज नॉट इमीडिएटली लीड द सेटिस्फाइंग रिजल्ट। मीन्स कि अगर हम रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम मल्टीपल रिस्पॉन्स करेंगे, बार बार रिस्पॉन्स को हम सर्च करते रहेंगे कि अब हम सेटिस्फाइड होंगे, अब हम सेटिस्फाइड होंगे। जैसे कि हम PYQ सॉल्व करते हैं, जब तक वो सही तरीके से बन नहीं जाता हम उसको अदर तरीके से भी सोचते हैं कि ये ऑप्शंस है तो हो सकता है इस वजह से हो। तो उस तरह से हम मल्टीपल रिस्पॉन्स अराइज करते हैं जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। देन सेट ऑफ एटीट्यूड क्या बोलता है, इंडिविजुअल आर इनक्लाइन टू रिएक्ट अ पर्टिकुलर वे, दीज रिएक्शन आर यूनिक फॉर स्पेसाइज ग्रुप और रिलेटेड स्पेसाइज। मीन्स कि किसी भी चीज़ के लिए हम यूनिक एक पर्टिकुलर वे में रिएक्ट करते हैं। कोई ग्रुप है, कोई स्पेसाइज है, कुछ भी चीज़ है, उसको हम यूनिक या अलग पर्टिकुलर वे में ही रिएक्ट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सेट ऑफ एटीट्यूड। और एटीट्यूड क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को एवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो जो मूल्यांकन एवेल्युएट करते हैं तो वो हम अपना इंडिविजुअल का एक पर्टिकुलर वे ही होता है उस चीज़ को करने के लिए। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ एटीट्यूड। देन इसके बाद थर्ड है प्रोपोटेंसी ऑफ एलिमेंट। प्रोपोटेंसी ऑफ एलिमेंट क्या है, इंडिविजुअल एबल टू फिल्टर आउट एनी इन relevant aspect of the particular situation and respond only to significant parameter that directly affect this situations। so इसमें क्या है, irrelevant, individual able to filter out, मतलब इंडिविजुअल जो है होता है वो एबल फिल्टर आउट कर जाता है कोई भी इंफॉर्मेशंस के लिए। जैसे कि कई सारी इंफॉर्मेशन आ रही हैं बट यहाँ से वो फिल्टर आउट करके एक दो चीज़ों को ही वो उस सिचुएशन में रखेगा।
और फिर उस बेस पे ही रिस्पॉन्स देगा। तो ये हो जाता है प्रोपोटेंसी ऑफ एलिमेंट। देन रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी, रिएक्शन फ्रॉम प्रीवियसली एक्सपीरियंस सिचुएशन माइट बी ट्रांसफर टू अ न्यू वन, मीन्स कि जो हमने पास्ट में किया था उसी से मिलता जुलता वैसे ही सेम सिचुएशन आई तो हम प्रीवियस में जो किया था वैसे ही हम रिस्पॉन्स दे देते हैं। सो उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी। एनालॉगी कि एक दूसरे से मिलता जुलता। सो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल एलिमेंट, मीन्स कि आइडेंटिकल है। पास्ट में जो हमने रिस्पॉन्स दिया उस अगर वैसी सिचुएशन फ्यूचर में आई तो हमने वैसे ही रिस्पॉन्स दे दिया। जैसे कि टीचर ने क्वेश्चंस पूछा, पहले भी बहुत से टीचर्स क्वेश्चंस पूछते हैं क्लासरूम में, और अगर हम दूसरी क्लास में गए उन्होंने भी पूछा तो हम वैसे ही रिएक्ट करेंगे। ओके। देन एसोसिएटिव शिफ्ट में क्या है, सम टाइम अ रिएक्शन टू अ सर्टेन स्टिमुली माइट शिफ्ट टू अ डिफरेंट वन। इसमें क्या हो जाता है कि सम टाइम अ रिएक्शन टू अ सर्टेन स्टिमुली, कि कुछ सर्टेन स्टिमुली है वो शिफ्ट हो जाते हैं डिफरेंट वन में। ओके। कि कोई भी हमने रिएक्शन दिया, पास्ट में कोई रिएक्शन दिया और हो सकता है कि मिलता जुलता कुछ और सिचुएशन आ जाए तो हम वैसे ही रिस्पोंड कर दें। ओके। सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, थॉर्नडाइक की एडिशनल लॉ ऑफ लॉ आ जाते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन इसके बाद देखें हम फोर्थ क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि अरेंज द इमरजेंस ऑफ फॉलोइंग लीडरशिप अप्रोच इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो लीडरशिप की जो अप्रोचेस है उसको हमें एक सीक्वेंस में लगाना है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है। ओके। सो इसमें क्या है, बिहेवियरल अप्रोच, ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेट एंड कंटिजेंसीज अप्रोच। सो ये क्या हो जाता है, इसका आंसर है कि सबसे पहले तो आएगा ट्रेट अप्रोच आ जाता है। सो यहाँ पे इन दोनों को हम कंसीडर कर लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ को कंसीडर करते हैं। ओके। इसको हम कंसीडर करते हैं। सो ट्रेट अप्रोच आएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा बिहेवियरल। ट्रेट के बाद आया था बिहेवियरल। सो यहाँ देखो ये अभी सेम ही चल रहा है। सो बिहेवियरल अप्रोच आ जाएगा। देन इसके बाद आ जाता है कंटिजेंसी मीन्स डी, और फिर आएगा बी। सो ये चौथा जो है वो सही हो जाता है। ओके। कि सबसे पहले ट्रेड आया, फिर आया ट्रेड के बाद बिहेवियर आया, फिर इसके बाद आया कंटिजेंसीज अप्रोच, देन सबसे एंड में आया ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच। सो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आया है ये क्वेश्चंस। ओके। सो अब इसको हम देखें, यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस देखें। देखिए इस चार्ट में पूरे तरह से क्लियर है कि इवेल्युएशन किस तरह से इवेल्युएशन हुआ है लीडरशिप थ्योरी का। ओके। सो इन्होंने सबसे पहले तो हुआ था ग्रेट मैन थ्योरी। ओके। जो कि इन्होंने इस क्वेश्चंस में नहीं दिया, ग्रेट मैन थ्योरी से इन्होंने नहीं किया स्टार्टिंग। सो यहाँ पे ग्रेट मैन थ्योरी, तो यहाँ इन्होंने ट्रेड थ्योरी से स्टार्टिंग किया है। ओके। ट्रेड थ्योरी से इन्होंने स्टार्ट किया। सो सबसे पहले आ जाता है ट्रेड थ्योरी, फिर आ जाता है बिहेवियरल थ्योरी, देन इसके बाद आ जाता है बिहेवियरल के बाद आएगा कंटिजेंसी थ्योरी आ जाता है। देन इसके बाद फोर्थ पे आ जाता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। बट यहाँ पे इन्होंने एक और इस चार्ट में दिया है ट्रांसैक्शनल थ्योरी। हो सकता है कि इन फ्यूचर या फिर नेक्स्ट वाले में ये ट्रांसफॉर्मेशनल को भी डाल दें, जैसे कि यहाँ पे नहीं डाला है बट यहाँ पे ये डाल दें। ट्रांसफॉर्मेशनल इन्होंने सीधा डाल दिया, उससे ट्रांसफॉर्मेशनल से भी पहले आता है ट्रांसैक्शनल थ्योरीज। ओके। सो ट्रेड आएगा, फिर आएगा बिहेवियर, फिर आएगा कंटिजेंसीज, फिर आएगा फोर्थ पे आएगा कि ट्रांसैक्शनल, और 5 पे आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशनल। ओके। सो यहाँ पे ट्रांसैक्शनल नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशनल फोर्थ पे आ गया। ओके। देन इसके बाद अगर हम देखें, अब इस थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अब थ्योरी ऑफ लीडरशिप में क्या है, सबसे पहले ट्रेट, फिर बिहेवियर। देखिए हमने इस सीक्वेंस में ही रखा है जैसे कि उसमें बोला है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि ट्रेड आएगा, फिर बिहेवियरल, फिर सिचुएशनल को ही हम बोलते हैं कंटिजेंसीज मॉडल। ओके। देखिए यहाँ पे कंटिजेंसी इन्होंने दिया है, कंटिजेंसी अप्रोच, इसी को बोलते हैं सिचुएशनल अप्रोच। हो सकता है अब ये
नाम चेंज करके सिचुएशनल डाल दें तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनके जो दूसरे नाम हैं उसको भी ध्यान में रखना है कि सिचुएशनल थ्योरी को ही कंटिजेंशनल मॉडल या कंटिजेंसी अप्रोच बोलते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। सो ट्रेड थियरी के अंदर भी कई सारी थियरी आती है, बिहेवियरल के अंदर कई सारी आती हैं, सिचुएशनल के अंदर ये कई सारी आती हैं, उसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशनल के अंदर आती हैं। ओके, सो इसमें क्या है, जैसे कि ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिव, लेस फेयर, इसके अंदर आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ लोबा में ये स्टडी की गई थी ट्रेड थ्योरी पे, कि एक ट्रेड थ्योरी में कि किस तरह की लीडरशिप होनी चाहिए, कौन कौन से ट्रेड होने चाहिए। तो ये जो स्टाइल है वो ट्रेड थ्योरी के अंदर आ जाते हैं। उसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, जैसे कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड और जॉब ओरिएंटेड, ओहियो स्टेट, सो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह से सिचुएशनल में कंटिजेंसी, नॉर्मेटिव, सिचुएशनल, पाथ गोल। सो आपको इनके अंदर भी कौन सी थियरी हैं उनको भी याद रखना है। तो एक क्वेश्चन से देखिए कितने सारे क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो कि इन्होंने ये दिया है, बट इससे इनके बीच में भी और भी चीज़ें, जैसे कि ये है, जैसे इससे पहले कि ये है ग्रेट मैन। सो आपको ये भी चीज़ें याद रखना है, और इनके जो दूसरे नेम हैं उसको भी याद रखना है कि ट्रेड को क्या बोलते, बिहेवियरल को क्या बोलते, सिचुएशनल को कंटिजेंसी बोलते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो ट्रेड के अंदर कौन कौन सी लीडरशिप स्टाइल आता है। हो सकता है कि आने वाले उसमें एग्जाम में ये पूछ लें कि ट्रेड थ्योरी के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो कुछ बिहेवियरल वाले ऑप्शंस डाल दें, तो आपको चूज करना होगा कि ट्रेड के अंदर ये आते हैं, या हो सकता है बिहेवियरल के अंदर क्या आते हैं। सो उस तरह से इनके अंदर भी क्या आ रहा है आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम ओवरव्यू देखें कि ट्रेड थ्योरी क्या है, ट्रेड थ्योरी क्या है, सो द ट्रेड थ्योरी इज बेस्ड ऑन द ग्रेट मैन थ्योरी। सो ये ग्रेट मैन थ्योरी पे ही बेस्ड है, बट इज मोर सिस्टमैटिक इन इट्स एनालिसिस ऑफ लीडरशिप। लाइक अ ग्रेट मैन थ्योरी, द थ्योरी एज्यूम दैट लीडर पर्सनल ट्रेड आर द लाइक लीडरशिप सक्सेस। इसमें क्या है, सिंपल सा ये है कि कोई भी लीडर है उनमें ये ट्रेड मौजूद होने चाहिए, ये वाले ट्रेड मौजूद होने चाहिए। कौन कौन से, ये वाले कौन कौन से, कि ये एबिलिटी क्या है उस लीडरशिप, जो भी बंदा है जो लीडर है उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी पर्सनल ट्रेट क्या है, और वो मोटिवेटर्स है या नहीं है। सो सरप्राइजिंग एबिलिटी, इंटेलिजेंस है या नहीं, इनिशिएटिव है, वो इनिशिएट कर लेता है चीज़ों को या नहीं। देन इसके बाद सेल्फ एक्यूरेंस, डिसेप्सिवनेस, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, मेच्योरिटी कितना है। सो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। मोटिवेटर्स में क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जॉब सिक्योरिटी कितनी है। सो इन सारी चीज़ों को मिला के क्या हो जाता है कि एक लीडरशिप के अंदर ये ट्रेड होने चाहिए, तब वो एक अच्छा सक्सेसफुल लीडर मिल सकता है, उसको हम ट्रेड थ्योरी बोलते हैं। ओके, देन इसके बाद आ जाता है बिहेवियरल थ्योरी। अब बिहेवियरल थ्योरी क्या बोलती है, दिस थ्योरी ऑफ लीडरशिप आर बेस्ड अपॉन द बिलीफ दैट ग्रेट लीडर आर मेड नॉट बॉर्न। सो इन्होंने जो ट्रेड थ्योरी बोलती है कि बॉर्न ही होती हैं, जो लीडर हैं उनके अंदर ये ट्रेड है तो वो लीडर है, अगर नहीं है तो नहीं है वो। तो बट बिहेवियरल क्या बोलती है, रूटेड, जो कि बिहेवियरिज्म से निकल के आया है। दिस लीडरशिप थ्योरी फोकस ऑन द एक्शन ऑफ लीडर्स not on mental ability or internal state. According to this theory, people learn to become leader through a teaching and observation. अब behavioral theory क्या बोलता है कि लीडर कोई भी बन सकता है, बिकॉज ऑफ दैट उसको वैसी ही चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा, वही चीज़ें ऑब्जर्व करना पड़ेगा जो कि एक लीडर में होनी चाहिए। So the behavior approach says that anyone who adopt appropriate behavior can be good leader. So कोई भी बंदा है अगर वो अडॉप्ट कर लेता है अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो भी एक लीडर के लिए जो बिहेवियर करना चाहिए अगर वो कर लेता है, जैसे कि कॉन्फिडेंस हो, जो जनता है उसको लीड करना जानता हो, न्यू पॉलिसी हो, एजुकेटेड हो, सो वो सारी चीज़ें जो हैं कि अगर उसके अंदर वो चीज़ें, वो क्वालिटी हैं, तो ऑब्वियस है कि वो बन जाएगा। तो बिहेवियरल थ्योरी ये बोलती है। ओके, देन इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें ट्रेट और बिहेवियर का हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखें तो और अच्छे से आपको समझ आएगा कि लीडर आर बॉर्न विथ अ इनबॉर्न ट्रेट। ट्रेट थ्योरी क्या बोलती है, लीडर बॉर्न नहीं होती, जैसे कि राजा का बेटा ही गद्दी संभालेगा, तो वहाँ पे पहले क्या चलता था, ट्रेट
ट्रेड थ्योरी के बेस पे लीडरशिप होती थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। सो लीडर बॉर्न ही होते हैं उन पर्टिकुलर ट्रेड के साथ। अब बिहेवियरल थ्योरी क्या बोलता है कि लीडर आर नॉट बॉर्न बट कैन ट्रेंड और डेवलप। ये बोलते हैं कि लीडर बॉर्न नहीं होते बट वो ट्रेंड होते हैं और डेवलप होते हैं अपने टाइम के साथ साथ। इफेक्टिवनेस ऑफ लीडर में क्या है, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप। और जी क्या है कि बेस्ड होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक, लीडर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ट्रेट हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, वो बेस्ड होता है। इन्होंने बोला कि स्किल्स पे बेस्ड होता है, मीन्स जो भी हम लर्न कर रहे हैं स्किल वो बेस्ड होता है लीडरशिप। देन इसके बाद आएगा यूज ऑफ फिजियोलॉजिकल ट्रेड में क्या है, जैसे कि इन्होंने बोल दिया अच्छा लंबा हो, हाइटेड हो, वेट हो, अफेक्ट लीडरशिप, जिससे कि सारे लोग इफेक्टिव हों। बट इन्होंने कोई भी ऐसा फिजिकल ट्रेट नहीं दिया। इन्होंने क्या बोला, अगर आप में स्किल है, अगर आप अडप्ट करते हो वो उन चीज़ों को, तो अब ऑब्वियस है कि उस लीडरशिप आप बना लोगे। ओके, सो जैसे कि आज के टाइम में चल रहा है कि कोई भी लीडर जो गाइड करना जानता है, जो लीडर की क्वालिटी है वो उभर के आ जाता है सामने। सो वो बिहेवियरल थ्योरी पे बेस्ड है। ओके, देन इसके बाद देखें कंटिंजेंसी, जिसको बोलते हैं सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अब सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप में क्या है, कंटिंजेंसी, उसको ही हम सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप बोलते हैं। सो इसमें है कि ऑफ लीडरशिप दैट कंसीडर द लीडरशिप इफेक्टिवनेस ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर और बिहेवियरल स्टाइल टू बी कंटिंजेंट और नेचर ऑफ द लीडरशिप सिचुएशन। ये बात करता है सिचुएशन की, सिचुएशन कैसी है उस हिसाब से ही एक लीडर इफेक्टिव है या नहीं है, वो कौन सा स्टाइल अपनाएगा कि उस सिचुएशन को टैकल कर सके। अगर उसने उस सिचुएशन को टैकल कर लिया तो वो एक अच्छा लीडर है, इफेक्टिव लीडर है। ओके, सो ये कंटिजेंसी थ्योरी सिचुएशंस पे बेस्ड है कि सिचुएशन कैसी है उस हिसाब से एक्शंस होंगे। कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ मॉडल वेरिएबल, इसमें क्या है, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन द लीडर फॉलोवर और सिचुएशन। मीन्स लीडर कैसा है, फॉलोवर क्या है और सिचुएशन क्या है, उनको देख के हमें फिर अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल अपनानी होती है। देन हम उस बेस पे ही अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि फॉलोवर की कैपेसिटी क्या है और वो कितना मोटिवेटेड है, उस हिसाब से लीडर में क्या है कि पर्सनल ट्रेट क्या है, उसके बिहेवियर क्या है, उसमें एक्सपीरियंस क्या है, सिचुएशन टास्क क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और एनवायरनमेंट क्या है। इन तीनों चीज़ों को देख के एक लीडर फिर जाके अपनी लीडरशिप स्टाइल को अपनाएगा और टैकल डाउन करेगा वो सारी चीज़ें। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि क्या होते हैं। हाँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने चार्ट दिया है कि आ सकता है क्वेश्चन की लीडरशिप या कंटिजेंसी थ्योरी के अंदर कौन कौन सी थ्योरी आती है। हो सकता है कि कोई ग्रेट मैन थ्योरी भी डाल दिया बीच में, या हर्सिंग कुछ और भी चीज़ें डाल दिया, तो उनमें से आपको चूज करना होगा। तो यहाँ से सिंपल फॉर्म में आप देखें कि कंटिजेंसी सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप में आता है फिडलर का मॉडल पहला, देन हर्सिंग एंड ब्लैंचर्ड सिचुएशन थ्योरी, लीडरशिप मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, देन पाथ गोल थ्योरी और लीडरशिप पार्टिसिपेट मॉडल। सो ये आप याद रख सकते हो कि कौन कौन सी थ्योरी कंटिजेंसी या सिचुएशनल थ्योरीज में आती हैं। ओके, सो यहाँ पे फिर देखो ट्रांसफॉर्मेशनल, जो कि आखिरी था, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। सो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज अ लीडरशिप स्टाइल दैट इंस्पायर और मोटिवेट फॉलोवर टू अचीव एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एंड पर्सनल ग्रोथ। सो यहाँ पे क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में कि लीडरशिप स्टाइल जो होती है वो फॉलोवर के लिए इंस्पायर करती है और मोटिवेट करती है, और फिर वो फॉलोवर जो होते हैं वो अचीव्ड करते हैं, परफॉर्म करते हैं और अपनी पर्सनल ग्रोथ करते हैं। जैसे कि अगर हम लीडर ना लेके एक टीचर भी एक लीडर ही है, बिकॉज ऑफ दैट वो इतने सारे स्टूडेंट को गाइड कर रहा है, लीड कर रहा है। तो एक टीचर जो है वो किस तरह से इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है अपनी स्टूडेंट को, और फिर स्टूडेंट किस तरह से नेट क्वालिफाई करते हैं, अदर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो वो पर्सनल ग्रोथ भी करता है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप यही होती है कि एक लीडरशिप है, एक लीडर है, वो किस तरह से इंस्पायर और मोटिवेट कर रहा है अपने लीडर्स को। ओके, सो यहाँ पे क्या है, लीडर हु अडॉप्ट द ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच क्रिएट कंपीलिंग विजन, कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एंगेज देयर टर्म्स ऑफ द इमोशनल लेवल। सो यहाँ पे क्या है, एक लीडर है जो ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच क्रिएट करता है, तो वो कंपील करता है, उसका विजन क्या है, वो कम्युनिकेट करता है इफेक्टिवली और इंगेज रहता है इमोशनली अपने
फॉलोवर्स के साथ, मीन्स कि वो इमोशनली अटैच्ड होता है। द एग्जिबिट चार्मिस्टिक क्वालिटी, इनकरेज करता है, इनोवेशन करता है, मेंटरशिप करता है, एम्पावर द मेंबरशिप द फुल ऑफ पोटेंशियल, रिजल्ट द पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। एक तरह से पूरे का पूरा वो गाइड करता है अपने फॉलोवर को, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है फाइनल परफॉर्मेंस के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए। और फिर उस गोल को जब अचीव कर लेते हैं तो उनका पर्सनल ग्रोथ होने लगता है। जैसे कि महात्मा गांधी जो थे वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप अपनाते थे कि लोगों को इंस्पायर करते थे, लीड करते थे, मोटिवेट करते थे। ओके, देन इसके बाद आता है ट्रांसैक्शनल। सो ट्रांसैक्शनल ये पहले आता है, उसके बाद ही ट्रांसफॉर्मेशनल आता है। ओके, सो ये याद रखना है। सो ट्रांसैक्शनल लीडरशिप क्या वो होता है, यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन में देखें तो क्लियर हो जाएगा कि लीडरशिप इज रिस्पॉन्सिव, वर्क विथ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, नेवर डेविएट। इसमें क्या है, लीडरशिप इज प्रोएक्टिव, ये रिस्पॉन्सिव होते हैं, सिंपली उन्हें वो रिस्पॉन्स करते हैं। और यहाँ पे प्रोएक्टिव, लीडर जो होता है बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव होता है, कंस्टेंटली सीकिंग टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विथ न्यू आइडिया, न्यू आइडिया देता है। वो सोचता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव हो, तो उसको न्यू आइडिया देता है, प्रोएक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। ये ट्रांसैक्शन वाले सिर्फ रिस्पॉन्स करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। मेंटेन द स्टेटस क्यू, ये स्टेटस क्यू को मेंटेन करता है, मीन्स कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, कोई चेंजेस ना करो। अगर कोई चेंजेस किया तो उससे हमें लेस ही होना है, हमें बेनिफिट नहीं होगा, हमें हार्म ही होगा। जैसे कि ये है प्रमोट इनोवेशन आइडिया एंड सॉल्व, ये इनोवेट करते हैं आइडिया को, न्यू चीज़ें लेके आते हैं, न्यू आइडिया लेके आते हैं कि इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव अचीव थ्रू अ रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव्ड कराते हैं कि एक लीडर है अपने फॉलोवर से ऑब्जेक्टिव अचीव्ड कराएगा कि वो उसको या तो पनिश करेगा या रिवॉर्ड देगा। जो अच्छे से काम कर रहा है उसको वो रिवॉर्ड दे देगा, और जो नहीं कर रहा उसको वो पनिश करेगा। मीन्स कि डंडे के सहारे वो काम कराएगा। और ये क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव थ्रू मोटिवेटर टू बेटर फॉर द गुड ऑफ द ग्रुप, ये मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें यही अचीव करना है ये गोल, और वो इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। सो ये पुराने टाइम में चलती थी, ये वाली पुराने टाइम में चलती थी, और ये न्यू टाइम में चलने लगी है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कि लीडरशिप स्टाइल क्या क्या है। देन इसके बाद अगर हम देखें फिफ्थ क्वेश्चंस देखें कि द टेस्ट रिक्वायर समवन टू डेमोस्ट्रेट हिज हर टेलरिंग एबिलिटी टू बेस्ट क्लासिफाइड। सो इसमें क्या है कि जो टेलरिंग एबिलिटी है, मीन्स जो सिलाई की योग्यता है, वो किस तरह की टेस्ट रिक्वायर करते हैं उसमें, जैसे कि सेल्फ रिपोर्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट परफॉर्मेंस एंड ऑब्जेक्टिव। अगर हम टेलरिंग एबिलिटी देखें तो सबसे पहले तो टेलरिंग एबिलिटी देख के ही ये क्या एक परफॉर्मेंस है, तो ये हो जाता है मैक्सिमम परफॉर्मेंस, सीधा ये वाला क्वेश्चन सही हो जाता है। ओके, सिर्फ टेलरिंग एबिलिटी क्या है, हम सिलाई कर रहे हैं तो ये एबिलिटी क्या है, एक परफॉर्मेंस ही तो है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं कोई चीज़ को। सो यहाँ डायरेक्ट ही कॉमन सेंस से ही ये क्वेश्चंस बन जाता है। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके देखते हैं कि सेल्फ रिपोर्ट क्या है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ओके, सो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री क्या है, इज अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इन विच अ पर्सन फिल्स आउट अ सर्वे और क्वेश्चनायर, फिल्स करवाते हैं आउट ऑफ सर्वे और क्वेश्चनायर विद और विदाउट हेल्प ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स। So self-report inventory often asks direct question about personal interest, value system, behavior and trait और personality. So self-report inventory क्या है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें हम सर्वे करते हैं, सर्वे में क्वेश्चनायर होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटर है या तो वो खुद फिलअप करवा लेता है, या वो क्वेश्चनायर दे देता है, बोल देता है कि तुम फिल कर दो। सो ये इसको हम बोलते हैं सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री। और ये क्वेश्चन किन किन चीज़ों से रिलेटेड होते हैं कि उस पर्सन का इंटरेस्ट क्या है, वैल्यू क्या है, सिम्टम्स, बिहेवियर, उसके ट्रेड्स क्या क्या हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री। ओके, देन ये फिर आ जाता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। यहाँ पे हमने देख लिया सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट, फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट सेकेंड देखें। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या है कि any form of test that require all test taker to answer the same question or selection of question from common bank of the question, standardize the consistent manner। एक तरह से ये हो जाता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट की हर कंडीशन
हर चीज़ सेम रखी गई है हर एक इंडिविजुअल्स के लिए। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसके लिए जो क्वेश्चंस पेपर दिया, तो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी वैसे ही डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चंस पेपर देंगे। तो ये हो जाता है हमारा स्टैंडर्डाइज टेस्ट, कि इससे जो रिजल्ट आएंगे वो रिलायबल और वैलिड ही माने जाएंगे। कि उनको जैसे कि दो स्टूडेंट हैं, उन पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई भी क्वेश्चनायर फिल करवा रहे हैं, तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होगा, उन दोनों को जो इक्विवेलेंट टेस्ट दिए हैं ए और बी, जो भी टेस्ट दिया है वो बिल्कुल सेम होगा। कैसे, उसका डिफ़िकल्टी लेवल सेम होगा, उसके डिफ़िकल्टी का लेवल सेम होगा, उसके क्वेश्चंस 50 हैं तो उसके भी 50 होंगे। तो इस तरह से उसके जो रूम का वेदर है, एनवायरनमेंट है, उसके भी सेम रूम का वेदर एनवायरनमेंट होगा। मींस सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम होगा। जो भी चेक करेंगे वो भी सेम तरीके से चेक करेंगे, जो भी वो प्रोसीजर अपना रहे हैं। सो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट के अंदर दो टेस्ट और आ जाते हैं, नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। अब नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, कंपेयर एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस विद अ परफॉर्मेंस ऑफ अदर। इसमें क्या होते हैं, कंपेयर करते हैं इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस अदर इंडिविजुअल से। मीन्स के दो स्टूडेंट हैं, उन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। मीन्स कि एक ग्रुप है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं इस दूसरे ग्रुप से। सो ये हो जाता है नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट। और क्राइटेरिया रेफरेंस में क्या है, कंपेयर पर्सन परफॉर्मेंस टू अ सेट ऑब्जेक्ट एनी वन मीट अ क्राइटेरिया। मीन्स यहाँ पे सिर्फ क्राइटेरिया ही हमें अचीव्ड करना होता है। एक इंडिविजुअल है, उसको 50% मार्क्स लेके आना है, सो वो अचीव्ड कर लेगा वो क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में क्या है, पहले से सेट होता है कि अगर 50% मार्क्स आ गए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट होता है। नॉर्म्स में क्या हो जाता है, इसमें जो कि नेट की कट ऑफ जारी होती है, तो वो कैसे होती है, अदर के परफॉर्मेंस से भी, कि दूसरे लोगों का कैसा परफॉर्मेंस है उस बेस पे ही पूरा कट ऑफ तैयार होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, एक इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस लेवल कंपेयर करते हैं अदर की परफॉर्मेंस लेवल पे, फिर उनका पूरा कट ऑफ बनता है, तो उसको हम बोल जाते हैं नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री और स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होती है, और उनके अंदर भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट के अंदर नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट आते हैं। देन इसके बाद है परफॉर्मेंस टेस्ट, जो कि हमारा ऑप्शंस भी था। अ टेस्ट रिक्वायर लिटिल और नो यूज़ ऑफ लैंग्वेज। इसमें लैंग्वेज हम यूज़ ही नहीं करते। द टेस्ट मटेरियल, अब जो टेलरिंग है, टेलर की मशीन है या फिर हम सिलाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या ही लैंग्वेज यूज़ करना, सिर्फ परफॉर्म ही तो करना है। ओके, सो मटेरियल बीइंग डिजाइन टू इलेक्ट बिहेवियर रिस्पॉन्स रादर देन वर्बल वन। इसमें सिर्फ हमें बिहेवियर बताना है रादर देन कि हम वर्बली कुछ वो करें। इवेल्युएशन used to assess individual physical performance of the task। so evaluation used to assess individual physical performance देते हैं कि जो टेलरिंग एबिलिटी है वो फिजिकली हो रही है। ओके, सो इनका क्या है, इन सम इंस्टेंस इंडिविजुअल में एक्ट्स परफॉर्म स्पेसिफिक मोटर फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लिफ्टिंग वॉक्स, ये सारी चीज़ें टेलरिंग एबिलिटी। देखिए ये आ गई। अब टेलरिंग एबिलिटी, वहाँ पे क्या था, परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं था। ओके, परफॉर्मेंस टेस्ट पर्टिकुलर नहीं था, उन्होंने दिया था टेस्ट ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस। सो इस वजह से यहाँ पे यही ऑप्शन सही होता है। ओके, देन यहाँ हम देखें मैक्सिमम परफॉर्मेंस, एक होता है टिपिकल परफॉर्मेंस। अब मैक्सिमम परफॉर्मेंस में क्या, डिटरमाइन व्हाट इंडिविजुअल कैन डू व्हेन परफॉर्मिंग आर द बेस्ट। मीन्स इंडिविजुअल कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि उसका एप्टीट्यूड क्या है, वो अचीवमेंट टेस्ट क्या है। अचीवमेंट टेस्ट जैसे लगाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लगाते हैं, उस बेस पर देखते हैं कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी चीज़ों को परफॉर्म कर पाया है, तो वो हो जाता है मैक्सिमम परफॉर्मेंस। देन टिपिकल में क्या, डिटरमाइन व्हाट इंडिविजुअल विल डू अंडर नेचुरल कंडीशन। एक इंडिविजुअल वो अंडर नेचुरल कंडीशन में क्या कर रहा है या कितना चीज़ें टिपिकली वो कर सकता है, जैसे कि उसका इंटरेस्ट क्या है, पर्सनालिटी, इन्वेंट्री, ऑब्जर्वेशनल। जैसे कि टेलरिंग एबिलिटी थी, उसका इंटरेस्ट था, इस वजह से उसने वो परफॉर्म किया। तो ये वाला इस तरीके से ये सही हो जाता है। और वहाँ पे टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट ना होके मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट था, इस वजह से इसका सीधा सीधा आंसर मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट हो जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आखिरी बचा है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, उसको भी देख लेते हैं। सो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या है, टेस्ट रिक्वायर द रिस्पॉन्ड टू मेक अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रक्चर, सेट ऑफ स्ट्रक्चर। सो जैसे कि ट्रू फॉल्स हैं, यस नो, करेक्ट आंसर में हम जो आंसर देते हैं,
जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यस नो में आंसर देते हैं, तो ये हो जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या है, टेस्ट दैट हैव वन सेट आंसर दैट कैन बी स्कोर इजली बाय द मशीन से इजीली कैलकुलेट हो जाता है। जैसे कि एमसीक्यू टेस्ट जो होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट बोलते हैं, और इसके बेस पे जो भी रिजल्ट आता है वो रिलायबल और वैलिड ही होता है। देन एक और होता है सब्जेक्टिव टेस्ट। अब सब्जेक्टिव टेस्ट में क्या है, जैसे कि पहले एमए में लिखना पड़ता था ऐसे टाइप आंसर, तो वो हो जाता है सब्जेक्टिव टेस्ट। उसमें एक इंडिविजुअल की पर्सनल क्रिएटिविटी निकल के आती है, इस वजह से हर इंडिविजुअल की अलग अलग क्रिएटिविटी है, उस वजह से ये सब्जेक्टिव टेस्ट हो जाता है। ये इतना रिलायबल भी नहीं होता। ओके, सो टेस्ट मच इंडिविजुअल आर ऑफन एम्बिगुअस फिगर, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं कि मीन्स 50 वर्ड में हमें करना है। सो ये क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव। सो ये चीज़ इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो यहाँ तक क्लियर होगा। इसके अलावा अगर आपके लिए कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, इनसे रिलेटेड कोई और भी एक्सप्लेनेशन है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं या हमें भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वाले और जो आगे आएंगे वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के लिए। ओके, थैंक यू।